हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंडा फिजिक्स का। तो आइए आज के वीडियो में लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ में कहा क्या गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो कूलम्स ने अपने लॉ में इस रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये किस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने अपने लॉ में सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज के लिए इन्होंने क्या, किसके लिए क्या, 2 पॉइंट चार्ज के लिए। यदि हम थोड़ा सा पॉइंट चार्ज की बात कर ले तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई पॉइंट होगा और उस पर कोई चार्ज होगा। तो भैया पॉइंट की जो डेफिनेशन है ना, वो ये डेफिनेशन है कि पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस। अरे कुछ नहीं है तो का मास होगा, का मास ही नहीं होगा। तो दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं है। यदि पॉइंट पे चार्ज होगा तो हम उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक फाइनाइट साइज का चार्ज बॉडी, एक फाइनाइट साइज का चार्ज बॉडी जो इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे अपने अराउंड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे जिसकी जो वैल्यू है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हो, यानी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हम पॉइंट चार्ज कर सकते हैं। जैसे आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, यदि कोई आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है, कोई चार्ज स्फीयर, और इसको बहुत दूर से भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो दैट मीन्स ये हमें, यदि हम बहुत लार्ज डिस्टेंस इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमें एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव होता है। तो दैट मीन्स क्या कहना है कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और साथ साथ जो है वो स्टेशनरी होने चाहिए, यानी रुके होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने लॉ में क्या बताया था। तो इन्होंने बताया था करके इट स्टेट्स दैट, क्या बताया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन तो बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस at rest is directly proportional to the product of magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये तो इनका लॉ हो गया। अब इस लॉ में 2-3 पॉइंट आपको बड़े ध्यान से समझना है। पहली पॉइंट ये है कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए। चार्ज कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और कैसे होने चाहिए, रेस्ट पर होने चाहिए। तो इन्होंने अपने लॉ में क्या बताया, जैसे कि हमने 2 फिगर ले रखा है, पर हमने 2 पॉइंट चार्जेस ले रखे, कौन कौन से, Q1 और Q2। यहाँ पर अभी Q1 और Q2 ले रखे और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R। यहाँ पर भी सेपरेशन कितना है, R। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि यदि चार्जेस लाइक है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और यदि ये चार्जेस अनलाइक हुए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं इनके बीच के ये जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा ये अपने लॉ में कूलम्स ने बताया था। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया था कि ये जो फोर्स है, और ध्यान से आप यदि देखें तो ये जो फोर्स है ना, ये म्यूचुअल फोर्स है। ये जो फोर्स है जो कैसे, म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का क्या मतलब है, जितना हम आपके ऊपर लगाएंगे आप उतने मेरे ऊपर लगाओगे, जितना हम आपके ऊपर आप उतने मेरे ऊपर फोर्स लगाओगे। दैट मीन्स ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स हो गया। दैट मीन्स Q1 जितना Q2 के ऊपर लगाएगा, Q2 भी Q1 के ऊपर उतने फोर्स लगाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही चीजें हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले पॉइंट बताया था कि ये जो फोर्स लग रहे हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो आपने चार्जेज ले रखे हैं ना, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, बाय द वे आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ और मान लो कि एक चार्ज Q1 दिया है कि +5 कूलम, दूसरा चार्ज दिया है कि -5 कूलम। अब जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आप +5 और -5 का मल्टीप्लाई करोगे, तो नहीं। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ क्या कह दिया कि आपको यदि मैग्नीट्यूड निकालना तो आप क्या करोगे, ये जो चार्ज है ना, चार्ज के मैग्नीट्यूड का ओनली प्रोडक्ट लेना है, यानी यहाँ पर ओनली 5 लेना है और यहाँ से भी ओनली 5 लेना है, केवल मैग्नीट्यूड, इनका साइन इंक्लूड नहीं करना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा था कि मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करना है। तो ये जो 2 चार्जेस हैं वो चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस माइनस में हो, हमें क्या करना है, ओनली इनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड में कोई भी साइन इंक्लूड नहीं होता है।
तो इन्होंने अपनी फर्स्ट बात ये बता रखी थी। सेकंड पॉइंट में क्या कहा था? सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये कहा था कि भाई इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, तो ये जो फोर्स है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकंड रिलेशन। अब यदि इन दोनों रिलेशन को हम लोग कंबाइंड कर दे, तो चलिए इन दोनों रिलेशन को हम लोग कंबाइंड कर दे, तो देखिए क्या मिलने वाला है। तो ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, आइए देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। तो 1 और 2 को कंबाइन कर दिया तो हमें एक रिजल्ट मिल गया कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब चलिए, जैसा कि आप जानते हो भैया, इस प्रोपोर्शनल को हटा के भी इक्वल लाना है तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, और जनरली यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो स्मॉल k यूज करेंगे, और दिस इज Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 बना के रख देते हैं। अब बात यहाँ पर आई थी k, ये जो स्मॉल k हम लोगों ने ले रखा है, तो ये k क्या है? तो इस k के लिए हम लोग बात कर लें तो ये जो स्मॉल k दिख रहा है ये एक्चुअल में जो है वो है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसके जो नाम कुछ और भी हैं। तो वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट, यानी ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया? क्या कहा गया कि कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब मेन बात ये है कि इसकी वैल्यू भी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। आइए जरा समझते हैं। whose value depends on two factor। ये जो k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k या फिर जो कूलम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? तो नंबर 1 है सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो सबसे पहले ये नंबर 1 क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट। और सेकंड पार्ट क्या है? तो दिस इज मीडियम between two charges, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। तो यहां पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, इसकी वैल्यू जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट पर, दैट मींस SI यूनिट सिस्टम है या CGS यूनिट सिस्टम है। उसी तरीके से मीडियम पर भी डिपेंड करती है, यानी चार्ज के बीच में आपने कौन सा मीडियम रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है या फिर एयर है, वैक्यूम है, इन सारी चीज़ों पर भी ये k की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आइए 1 बाई 1 करके इस k की वैल्यू को ज़रा समझते हैं। यदि हम CGS यूनिट सिस्टम की बात कर लें तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट चलो मैंने ले लिया, और यहाँ पर हम बात करेंगे CGS यूनिट सिस्टम में। तो इन CGS यूनिट सिस्टम, देखो यदि इस CGS यूनिट सिस्टम की बात करें तो इसमें जो k की वैल्यू है ना, जो k की वैल्यू है ये होती है 1। k की वैल्यू 1 होती है। अब जब k की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर अब जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा हो जाएगा? तो F इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ओनली आप 1 रख लोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ओके,
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये F की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गई सीजीएस यूनिट, यानी सीजीएस यूनिट सिस्टम में जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ इतना ही है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग चलते हैं केस 2 देखते हैं एसआई यूनिट सिस्टम में क्या होने वाला है। केस 2 ले लेते हैं, केस 2, और केस 2 में जो है हम लोग बात करेंगे सीजीएस यूनिट सिस्टम से। अब हम लोग कहां पर जाने वाले हैं, एसआई यूनिट सिस्टम में। तो केस 2 में इन एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम, तो एसआई यूनिट सिस्टम में ये जो k है, इस k की जो वैल्यू होगी, जो स्मॉल k, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अभी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दिस इज 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट भी होती है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये k की वैल्यू होती है एसआई यूनिट सिस्टम में। अब जो हमारा फोर्स है वो क्या बन जाएगा, तो अब जो हमारा फोर्स है वो फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फैक्टर आ रहा है, क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्या दिख रहा है भाई, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, वेयर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, कहां का, ऑफ फ्री स्पेस। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, और इसकी वैल्यू होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, फ्री स्पेस का है, और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, और इसकी ये यूनिट होती है। अब ये आपने देखा कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट पर k की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। अब हम लोग आते हैं मीडियम पर। इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी यदि हम मीडियम चेंज कर दें, चार्ज के बीच का मीडियम चेंज कर दें तो क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं कि हमने जो है ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे, ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे, और Q1 एंड Q2 जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो ये जो है अब हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया, R डिस्टेंस से सेपरेट है। मान लेते हैं कि इनके बीच में अभी हमने क्या कर लिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कहें तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इसमें फिल कर दिया। इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, K, और इसको हमने क्या कर दिया, इनके बीच में इस तरह से कंप्लीटली फिल्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, यानी जितना स्पेस था चार्ज के बीच में पूरे स्पेस में हमने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी दिखाई गई, K। तो ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स होगा, अब इन चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा वो कितना होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कैपिटल K। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो होता यह है कि जब हम 2 चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं तो ये चार्ज आपस में रीअरेंज होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी 2 चार्ज के बीच में जैसे हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में लगने वाला जो फोर्स है वो अब जो है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद वो फोर्स रिड्यूस हो जाता है।
यानी फोर्स ज़्यादा तब लगेगा जबकि इन चार्ज के बीच में आइदर एयर या वैक्यूम हो, लेकिन जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो फोर्स रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दिख रहा है, इसकी अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग एक केस और बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। 2 पॉइंट चार्जेस जैसे हमने अभी ले रखा था Q1 Q2, वैसे मैंने अगेन 2 पॉइंट चार्जेस ले लिया, उनके बीच का भी सेपरेशन जो है वो R कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब आप काम ये करते हैं कि अभी तक जो था कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो दोनों चार्ज के बीच में कंप्लीटली फिल्ड था। अब यदि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पूरे स्पेस में ना हो बल्कि पार्शियली यानी थोड़े ही दूर में हो, तो लाइक दिस, जैसे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया कुछ इस तरीके से, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वही K ही है। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि ये पूरे में फिल नहीं है, ये जो है वो थोड़े दूर में। मान लेते हैं इसका जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो मोटाई इसकी कितनी है, स्मॉल t, इसकी जो थिकनेस स्मॉल t। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो था पूरे स्पेस में ये फिल था, लेकिन अब ये पूरे स्पेस में फिल्ड नहीं है। अब यदि ये पार्शियल फिल्ड हो, थोड़ा सा हल्का आंशिक रूप से भरा हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो इनके बीच का जो फोर्स है वो अगेन जो है वो रिड्यूस तो होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है वो रिड्यूस होगा, लेकिन पहले से कुछ कम। अब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन, अब ये हो जाएगा R माइनस T प्लस T अपॉन K एंड दिस इज होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप ये कूलम्स लॉ देख सकते हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये होगा कब, जब थोड़ी दूर में, यानी पूरी तरह से डायरेक्ट मटेरियल फिल ना हो बल्कि थोड़ी दूर में फिल हो, कुछ इस तरीके से फिल हो। तो इस फॉर्मूले से हम ये वाला केस सॉल्व कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान देने की, दोनों ही केसेज में चाहे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को थोड़े दूर में ही फिल किया गया हो या पूरी तरह से फिल किया गया हो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डालने के बाद फोर्स रिड्यूस ही होगा। यानी फोर्स मैक्सिमम तभी होता है जब चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम हो, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।